आ चुके एक नए लेक्चर के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आज अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे जो कि काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आने वाले चैप्टर्स हैं आपके क्लास 12 में वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसी से रिलेटेड है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैट्स का यूज होगा ही होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये आप चैप्टर बहुत अच्छे से करें ताकि आपकी जो क्लास 12 की जो प्रिपरेशन है फिजिक्स के मतलब फील्ड में, फिजिक्स की लाइन में आपके बहुत अच्छी चलते रहे। ठीक है, तो अपने चालू करते इलेक्ट्रोस्टैट्स से, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी अपने। और वैसे भी हम लोग के पास टाइम का कमी बहुत है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहले किसी भी टॉपिक को अगर आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका नाम से शुरुआत करना चाहिए। ठीक है, तो आपको नाम देख के समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो इसका मतलब क्या हो गया कि इट हैज समथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो नाम समझ में आना चाहिए, जो नाम जो दिया है टॉपिक को, क्यों दिया है, क्योंकि इट हैज समथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिक चार्जेस या फिर इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, या तो इसको कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस से कोई मतलब होगा इस चैप्टर को, या तो इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब होगा। सो अगर अपने मेन मुद्दे पे आगे बात करें कि इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, सो इसको सिंपली ये बोलेंगे कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट हेल्प्स अस टू एनालाइज। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू एनालाइज द सिचुएशन बिटवीन अ नंबर और अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमें किस चीज में हेल्प करती, ये हमें हेल्प करती है किन्हीं भी सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स की रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेशनशिप्स हो रही हैं उन्हें समझने में हमें हेल्प करता है। अब रिलेशनशिप से मतलब क्या हो गया कि दो चार्ज के बीच में रिलेशनशिप है। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अगर दोनों को एक मतलब एक अकाउंटेबल डिस्टेंस में रखे, मान लो एक इतना डिस्टेंस डी में रख दिए जिनके बीच में, अब देखते हैं ना कि अगर मैग्नेट को थोड़ा दूर रखे तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, जैसे पास पास आते रहे और एक अकाउंटेबल डिस्टेंस आ रखा है तो उसी समय वो ठक से नहीं अपने आप से अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव है और वो एक ऐसा डिस्टेंस पे है जिनमें उन दोनों में फोर्स लगने चालू हो गया है, अब उनमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए इसे अपने मैग्नेट वाले एग्जांपल से लेते हैं। लेट्स सपोज कि पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ पे था, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दूर में कहीं था। ठीक है, इसे भूल जाते हैं। ठीक है, इसे भूल जाते हैं। लेट्स सपोज कि ये बहुत दूर दूर था, दोनों एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको मतलब स्टार्टिंग है तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, धीरे धीरे सारी चीज सामने आ जाएगी कि लेट्स सपोज कि बहुत दूर दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस में अपने पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को रख दिया। ठीक है, लेट्स सपोज कि अपने इसको धीरे धीरे पास ला रहे हैं, इसको भी धीरे धीरे पास ला रहे हैं। लेट्स सपोज कि एक ऐसा डिस्टेंस आया, लेट्स सपोज 1 मीटर। ठीक है, कि ये दोनों चार्जेस जो हैं मेरे को और धकेलने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मतलब और धकेलने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ये अपने आप पास आते जा रहा है। इसका मतलब क्या, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा, इसी को अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माने फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स दैट हैपेंस टू बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, जो कि दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी के कारण जो है सिस्टम में
बहुत सारे चेंजेस भी आने लग जाते हैं अगर अपने कुछ चार्ज सिस्टम को चेंज करे या उसको कुछ हिलाए विलाए, कुछ तो करे, कुछ तो चेंज उसमें लाए। उससे क्या होगा कि उनमें या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो सकता है, या तो उनमें एनर्जी एनर्जी चेंज हो सकता है सिस्टम का, या तो उनका एक्सेलरेशन चेंज हो सकता है चार्जेस का। तो कुछ ना कुछ ऐसा चेंज जरूर होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें हेल्प करेगा कि इन सब चीजों को फाइंड आउट करने में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हेल्प करेगा इन सब चीजों को फाइंड आउट करने में कि क्यों क्यों ऐसा हो, क्या क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना मैग्नीट्यूड हो रहा है, कितना डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में हो रहा है, या कैसे कैसे चीजें ये काम कर रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल मेन मुद्दा यही है जो अपने बात करना चाहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इट इज अ फील्ड दैट हेल्प्स अस टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। आपको लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा जिसमें आपको पूरा मतलब लेक्चर के बहुत सारे नोट्स भी दे दिए जाएंगे, आपको वो पढ़ के भी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रोस्टैट को समझ में आ गया कि ये नाम क्या है, कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक क्या है। ठीक है, नाउ सब दूसरा क्वेश्चन आपका माइंड में आ सकता है कि सर आप इतना देर से इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपल आपको ये दिमाग में रखना है, ये माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मैटर दैट कैन interact interact with electric and magnetic field। ठीक है, इसका मतलब क्या कि मैटर दैट कैन इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड्स। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा मतलब एक ऐसा पार्टिकल या ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल है जो इंटरैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ। जैसे अगर अपने एक किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के एक फंडामेंटल पार्टिकल, अगर इसको किसी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डाल दिए, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में डाल दिए तो वो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक बॉल है आपके पास, अगर आप उसको किसी धक्का देते हैं तो वो क्या होता है कि बॉल रोल करना चालू कर देता है या स्लिप करता है या वॉट एवर द सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर आप उसको जोर से पुश करते हैं तो लेट्स सपोज कि बॉल रोल करने लग जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे कि बॉल के ऊपर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस हुआ। उसी तरीके से अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन में एक तो फोर्स मतलब एक फोर्स मतलब वो एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसी फोर्स, अब ये जो फोर्स इसको एक्सपीरियंस हुआ, अब यही इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन है कि मैटर दैट कैन इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड था, जैसे अगर अपने किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को, कोई भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो वो क्या इंटरेक्ट करता है इसके साथ, मतलब इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा या कुछ भी हुआ तो उसी को इंटरेक्शन बोले। और वही बोले कि अगर कोई मैटर है जो मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट का मतलब क्या, मतलब उसके साथ कोई ना कोई बॉन्ड, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप मतलब बना रहा है। जैसे इन दोनों के बीच रिलेशनशिप क्या है, ये फोर्स लग रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखे तो उसमें फोर्स लगा। यही हो गया इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन या फिर रिलेशनशिप। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे सिंपल डेफिनेशन था कि मैटर दैट कैन इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है, जैसे अपने बचपन में पढ़े थे ना कि कोई भी अगर एटम है उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट्स होते हैं उसके आसपास, ठीक है, बड़ा बड़ा ऑर्बिट्स होता है। ठीक है, ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस,
ये क्या हो गया, ऑर्बिट्स। अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, ये है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एस लगा देते हैं ताकि प्लूरल हो जाए। ठीक है, ऑर्बिट्स में क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तो पढ़े होंगे। ये जो यूनिवर्स बना है वो एटम से ही तो बना है, एटम्स ही तो है। अगर तोड़ते तोड़ते जाएंगे, एटम का डेफिनेशन क्या है, तोड़ते 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 स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलता है, उसको एटम बोलते हैं। उसको भी तोड़ा जाए, उसके बाद अपने को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स मिलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स माने जिन्हें, मतलब पूरी यूनिवर्स जो है उन पे टिकी हुई है। अगर फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है तो यूनिवर्स नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को इसीलिए अपने फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्स ही इन पे टिका हुआ है। ठीक है, अब प्रोटॉन्स क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीजें और क्लियर होती जाएंगी। आपको फिलहाल अभी इतना ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ चीजों को आप याद रखिए तो बेटर है। कुछ चीजों को याद रखें, कुछ मतलब वैल्यूज को अगर याद रखेंगे, जैसे मास ऑफ अ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या फिर चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन क्या होता है। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, तो आपको ये सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए। अच्छा, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इतना बात समझिए। ये कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक वैल्यूज है जो आपको याद रहनी ही चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सेगमेंट में बढ़ते हैं जिसको बोलेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पहला प्रॉपर्टी अपने समझेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये आता है कि टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। इस यूनिवर्स में दो ही तरह के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, दो ही तरह के चार्जेस हैं, क्या बताया, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान से, मतलब पूरा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, अब आप बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या लिख दिया आपने, पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज मतलब ये प्रोटॉन, या नेगेटिवली चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ये अगर आप बोले कि पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज को डिफाइन कीजिए तो कैसे डिफाइन किया जाएगा,
देखिए, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज हम लोग का दिया हुआ एक बोलते हैं ना साइन कन्वेंशन है, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज का मतलब ये नहीं है कि मतलब ये पहले से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ, ऑपोजिट चार्जेस हैं ये अपने को पता था, लेकिन हमने ये बोल दिए कि जो ऑपोजिट चार्जेस इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते थे, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, फेमस एग्जांपल है, ठीक है। जैसे एक तो रॉड था, ठीक है, ये स्ट्रिंग है। एक तो सीलिंग था, ठीक है, एक सीलिंग के ऊपर एक तो, ठीक है, ये सीलिंग था, ये एक रॉड था। ये कौन सा रॉड था? रबर का रॉड था। एक रबर रॉड लटकाया गया, ठीक है, एक ग्लास रॉड लटकाया गया। ये एग्जांपल से आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये ग्लास रॉड था, एक रबर रॉड था। अब इस रबर रॉड को अपने सिल्क क्लॉथ लिए, एक तो सिल्क क्लॉथ से इसको रब किए एंड इसको भी रब किए, ठीक है, दोनों ग्लासेस को रब किए। अब रबिंग से क्या होता है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, जो कि अपने थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं किसी बॉडी को। सो जिससे क्या हो गया, दोनों रॉड जो है चार्ज्ड हो गए। अब अपने ये ऑब्जर्वेशन देखिए कि जब दो रॉड, रबर रॉड एंड ग्लास रॉड, ठीक है, या फिर लिखूं चार्ज्ड रबर रॉड एंड चार्ज्ड ग्लास रॉड, when these two were brought together they were attracting each other। इसका मतलब क्या, अगर इन दोनों चार्ज रॉड्स को लेके आया गया तब देखा गया कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर दो चार्ज्ड रबर रॉड्स को एक साथ लाया गया तो देख रहे थे वो रिपेल कर रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर भाग रहा है। और अगर इन दोनों को लेके आया पास तो ये दोनों मतलब अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब एक दूसरे के पास आ रहा है। तो ऐसा क्यों था? इसका मतलब ये कि दो तरीके के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, या फिर कहें तीन तरीके के। एक तो कोई ऐसा दो चार्जेस जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऐसे दो चार्जेस जो रिपेल कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसे भी चार्जेस थे जो कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। सो उन्हीं को अपने एजम्पशन दे दिए कि चलो मान लो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज था और रबर रॉड नेगेटिव चार्ज था, सिर्फ बोल दिए। अब उसी से अपने क्या एजम्पशन कर सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस को अगर एक साथ लाया जाए तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस को जब पास लेके आया जाए तो वो क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है। और जो नेगेटिव दो चार्जेस को लाया जाए तब भी रिपेल, ठीक है। सो अपने इसे नेक्स्ट सेगमेंट में भी देखने वाले हैं इस चीज को। तो अभी आपको फिलहाल ये रखना है कि यूनिवर्स में दो तरीके के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज और एक है नेगेटिवली चार्ज, जिसको हम लोग जो है साइन कन्वेंशन दे रखे हैं, ठीक है। सिंपली इतना ही समझना है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो ऑपोजिट चार्जेस को अपने हिसाब से हम लोग साइन कन्वेंशन दिए। या सपोज कि अगर कोई स्पीशीज है, कोई स्पेस में अलग कोई दूसरी प्रजाति की स्पीशीज पाई जाती है, वो लोग कुछ और कर सकते हैं ना, कोई और साइन कन्वेंशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जरूरी नहीं है, अपने को इतना याद रखना है कि दो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं जिनमें से किसी एक को पॉजिटिवली चार्ज बोला गया है और किसी एक को नेगेटिवली चार्ज बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि इसका फॉलो प्रॉपर्टी है, जो कि अपने ये बोलेंगे कि सेकेंड प्रॉपर्टी, like charges repel and unlike charges attract। मतलब क्या, अगर दो लाइक का मतलब क्या हो गया, सेम चार्जेस, ठीक है। सेम चार्जेस मतलब सेम पोलैरिटी वाला चार्जेस। जैसे अगर मानो सेम लाइक चार्जेस मतलब हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्जेस क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। लाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो नेगेटिव नेगेटिव,
ठीक है। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या हो गया, या तो पॉजिटिव नेगेटिव या तो नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। या तो एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव, या फिर एक साइड में नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव, उनको बोला गया अनलाइक चार्जेस। या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस है, तब उसको बोलेंगे लाइक चार्जेस। लाइक मतलब सेम, इसका मतलब हो गया सेम, इसका मतलब हो गया डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट, सेम चार्जेस रिपेल, ठीक है। और ये क्यों है, यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है। ये पार्टिकल्स इसी तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस को पास लाया गया और दो नेगेटिव चार्जेस को पास लाया गया तो वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज को पास लाया गया तब वो क्या करेगा, एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। या इसको एरोस को चेंज कर देता हूँ, इनमें ये मतलब बोलेंगे रिपेल, ठीक है। ये रिपेल हो रहा है, ठीक है। सो यही था लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। और आप लोग बोलेंगे कि सर ये क्यों हो रहा है, ये यूनिवर्स का लॉ है, ठीक है। ये पार्टिकल्स इस तरीके से बिहेव करते हैं और इन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग यूनिवर्स नहीं बना है, यूनिवर्स पहले से बना हुआ है, अब उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। और यही है इसका मतलब नेचर, कि चार्जेस का नेचर क्या है। ठीक है। और ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। चार्ज इन द यूनिवर्स इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इन द यूनिवर्स इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। क्वांटाइज को नेक्स्ट वन में देखते हैं, ठीक है। कंजर्व इन द यूनिवर्स इज कंजर्व, या फिर इसे चार्ज, इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चार्ज इन ए क्लोज्ड, क्लोज्ड या आइसोलेटेड, क्लोज्ड स्लैश आइसोलेटेड सिस्टम इज मतलब कंजर्व। इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज इन एन आइसोलेटेड और क्लोज्ड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। कंजर्व्ड का मतलब हो गया कांस्टेंट, एंड आइसोलेटेड एंड क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे ना, अगर कोई क्लोज सिस्टम है, कोई गैस है अंदर और वो क्लोज सिस्टम है, तो ना मास अंदर बाहर जा सकता है ना मास अंदर आ सकता है ना, मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं कर सकता है, इसी को बोलते हैं ना क्लोज सिस्टम। कि ना मास चेंज हो पा रहा है ना कोई और पैरामीटर चेंज हो रहा है, अंदर का सिस्टम मतलब अंदर अपना ही कुछ चल रहा है, ठीक है। बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता है। उसी तरीके से अगर अपने बात करें कि क्लोज सिस्टम है जिनमें कुछ चार्जेस हैं, मान लो 3 चार्जेस हैं, तो उनका चार्ज जो है, मान लो ये +1 कूलम है, ये +2 कूलम है, +3 कूलम है। लेट्स सपोज कि ऐसा कुछ चार्जेस दे रखा है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप क्लास 12 में पढ़ रखे हैं, ठीक है, पहले से थोड़ा बहुत भी पढ़ रखे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कूलम्स क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो कूलम्ब क्या है, चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज
या यू कहे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। कूलम क्या है? कूलम इज दी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब सिंस एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन या कुछ भी, ठीक है, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल था, तो एक फंडामेंटल पार्टिकल को अपने एक क्वांटिटी भी असाइन कर दी है कि जी हाँ, इसका जो कूलम है वो होगा एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। एंड इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा? सीजीएस यूनिट होता है ना, और एक एसआई यूनिट होता है। सीजीएस जो छोटा यूनिट्स बोलते हैं, सीजीएस यूनिट क्या होता है? ईएसयू, ठीक है। और आपको ये रिलेशन भी याद रखना है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 2.99 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू, ठीक है। सो ये बॉक्स कर दिया मैंने। बॉक्स फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। बॉक्स फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे आपको याद रखना है। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट जो है आपको समझना है कि कूलम इज दी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज ईएसयू एंड 1 कूलम इज 2.99 into 10 power 9 ईएसयू, ठीक है। तो ये कन्वर्जन भी आपको याद रखना है। लेट्स सपोज आप अपने इस पॉइंट पे वापस आते हैं कि चार्ज इन अ क्लोज्ड स्लैश आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है, सिंपली कांस्टेंट, या इसको स्लैश कांस्टेंट भी कर सकते हैं। कंजर्व्ड का मतलब क्या? वो क्वांटिटी कभी नहीं चेंज कर सकते हैं अपने। लेट्स सपोज कि ये कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था कि एक क्लोज सिस्टम था। ये क्या है? क्लोज्ड, ये क्लोज सिस्टम था। इस क्लोज सिस्टम में अपने क्या किए? 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम चार्ज को रख दिए, ठीक है। अब इस तीन, ये जो टोटल चार्ज की था, इसका अगर तुम टोटल निकालता है चार्ज, क्यू टोटल, ठीक है, चार्ज को अपने कभी कभी छोटा क्यू से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। क्यू टोटल अगर इनको खाली ऐड कर दो, क्या रखा है? 3 कूलम, 4 6 कूलम, ठीक है। अब अपने इसमें क्या किए? चार्जेस मॉडिफाई किए, ठीक है। मॉडिफाई मतलब ये क्लोज सिस्टम वैसा का वैसा ही था। अब अपने बोले कि क्यों ना इस चार्ज को माइनस कर दिया जाए, -1 कूलम, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको अपने मान लीजिए 2 कूलम किए, तो तीसरा यही ये लॉ बोलता है कि अगर कोई क्लोज सिस्टम है तो उसमें जो चार्ज है, जो जितना भी उस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज है, जितना भी टोटल चार्ज था वो हमेशा सेम रहेगा। हमेशा जो सम है उसका, जो ये टोटल चार्ज है, वो कांस्टेंट रहेगा। आई लेट्स सपोज कि इसमें x कूलम्स था, ठीक है। कूलम का c बड़ा होता है, ठीक है ना, तो ये बड़ा लिख दिया। सो इसका q टोटल कितना हो गया? -1 + 2 + x, ऐसा लिख दिए, ठीक है। ये कितना हो गया? 1 + x, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5। इसका मतलब क्या कि ये 5 कूलम था। तो ये जो अपने लिखे हैं लाइन, ये यही बोलता है कि चार्ज इन एन आइसोलेटेड स्लैश क्लोज्ड सिस्टम इज कंजर्व्ड और कांस्टेंट। मतलब क्या? टोटल चार्ज जो पहले 6 कूलम था, वो बाद में भी 6 कूलम ही आना चाहिए। और ये यूनिवर्स का एक लॉ है, ठीक है, एक लॉ है। इसको बोल सकते हैं कि ये एक लॉ की तरह ही काम करेगा कि ये अगर किसी भी जगह में हो ट्रू नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप कुछ गलत किए हैं। ये होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट में आते हैं। चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव। मतलब एडिटिव का मतलब क्या होता है? हमेशा ऐड होता है, ठीक है।
ठीक है। चार्जेस आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वैसे अपने नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को सिंपली अपने माइनस क्यू लिख देते हैं। कोई भी अगर वेरिएबल नेगेटिव चार्ज है, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज जो चेंज हो रहा है, मतलब अपने हिसाब से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर बोल दिए कि -1 कूलम किसी का भी चार्ज है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वो थोड़ा एक और अभी पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल अभी कुछ और देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, जैसे मान लीजिए -1 कूलम था और यहाँ पे 2 कूलम था, तो इन दोनों चार्जेस को अपने ऐड कर दिए। ठीक है, ऐड कर दिए मतलब दोनों को मिक्स कर दिए। तो इसके बाद क्या होगा, तो टोटल चार्ज क्या बोलेंगे, 2 प्लस ऑफ -1, जो कि हो जाएगा 1 कूलम। ठीक है, दोनों चार्जेस को ऐड किए तो ये 1 कूलम आ गया। 2 प्लस ऑफ -1 कितना हो गया, 1 कूलम। यही अगर आप बोलते हैं कि -1 कूलम को हम माइनस कर दिए 2 कूलम से, तो ये ऑपरेशन वैलिड ही नहीं है। जैसे अपने जब भी बोलते थे कि a प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवाइडेड बाई बी, जितने भी हैं ये क्या ऑपरेटर्स है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जितने भी हैं ये तो ऑपरेटर्स हैं। और ये जो कर रहे हैं ये क्या है, ऑपरेशंस। उसी तरीके से अगर कोई भी दो चार्जेस हैं हम लोग के पास, या कोई भी मल्टीपल चार्जेस हैं, उनमें हमेशा अपने चार्ज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ना कि डिवाइड। डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक रूल है जो आपको याद रखना। चार्जेस आर ऑलवेज एक्टिव इन नेचर। अभी इस पॉइंट को और क्लियरली समझ में आएगा आपको। पांचवा पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ठीक है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। Charge is always quantized. इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड वर्ड देख के बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये क्या मतलब, बम उठा के फेंक दिए, क्या फेंक दिए, मतलब क्या वर्ड लिख दिए हैं हमारे बोर्ड में कि चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। इसका मतलब ये कि चार्ज, इसका मतलब ये कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब क्या कि चार्ज जो है हमेशा इंटीजर के मल्टीपल्स में ही एग्जिस्ट करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं, एक चार्ज है, छोटा छोटा पैकेट्स में रखा गया है। ठीक है, एक छोटा छोटा पैकेट्स है चार्ज। जैसे एक चार्ज का डेफिनेशन ही अगर बोले, कोई भी चार्ज क्यू था उसको अगर डिफाइन करें तो उसको हम लोग प्लस माइनस एन ई से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस एन ई से अपने डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें ई क्या है, ई क्या रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसका वैल्यू होता है E इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है। ई क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब पोलैरिटी पे हम लोग पोलैरिटी का बात नहीं कर रहे, खाली मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं अभी कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी को, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये क्या हो गया? चार्ज। अब ध्यान से बात सुनिए, ई क्या रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जहां पे ई का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n क्या है? ये एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे जो n जो बिलोंग करता है वो इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या हो गया? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कभी भी फ्रैक्शन नहीं है। n कैनॉट बी फ्रैक्शनल। ठीक है, n फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ठीक है, n क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अपने जब भी किसी जनरल इवन नंबर को डिफाइन करते थे तो अपने क्या बोलते थे? 2n। जहां पे n को अपने क्या सब्स्टिट्यूट करते थे? 0, 1, 2, 3। अच्छा, अगर n को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0। 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2, 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6। तो अपने को क्या मिल रहा है? एक इवन सीरीज मिल रहा है ना। ठीक है, नंबर्स का इवन सीरीज मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है? ये एक जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से अपने को हर एक नंबर एक्सेस हो रहा है, हर एक इवन नंबर अपने एक्सेस कर पा रहे हैं इस जनरल फॉर्मूला से। ठीक है, उसी तरीके से ये क्या है? चार्ज का जनरल फॉर्मूला है, जिससे अपने हर एक तरीके का चार्ज एक्सेस कर सकते हैं कि वो किस तरह का चार्ज है, कितना क्वांटिटी का चार्ज है, और उसमें कितना मतलब मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्रेजेंट है। अब n आपको समझ में आ गया, इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा। n अगर 0 था तो इसका मतलब क्या डिफाइन करेगा? कि उसमें 0 चार्ज था। अगर n 1 था तो इसमें मतलब क्या? 1 टाइम्स e चार्ज था। अगर 1 था, अगर इसका वैल्यू अपने लिखे नीचे, जब n 0 था तब अपने पास 0 चार्ज था। जब n 1 था तो 1 e चार्ज था। जब n 2 था तो 2 e चार्ज था। जब n 3 था तो 3 e चार्ज था। वैसे ही चलते जाएगा। इसका मतलब क्या? जो भी 1, 2, 3 है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। और आपको इससे ये समझ में आना चाहिए कि हाँ, कोई अगर एक बॉडी है उस पर 1 ई चार्ज है तो इसका मतलब कि उसमें 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कूलम लिख देता हूं। कूलम लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि वो ई में ही आ जाता है। चार्ज का वैसे भी कूलम ही होता है यूनिट। ठीक है, या फिर अपने इसको ऐसे लिख देते हैं, सिंपल सा बात है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई क्या वैल्यू रिप्रेजेंट करता है खाली, और कूलम क्या है? वो तो यूनिट है, जो लिखना है ही है अपने को। ठीक है, अपने वैसे लिखे या वैसे लिखे बात एक ही बनता है। तो 1e2 3 2e3e ऐसे करते जाते अपने को चार्ज का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। अब तुम बोलेगा कि सर वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव चार्ज है, अब वो प्लस एंड माइनस बताएगा। अब वो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बॉडी से अपने नेगेटिव चार्ज निकाल लेंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस केस में अपने क्या लिखेंगे? +1e या +2e या +3e। अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो -1e, -2e, -3e ऐसे लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, ऐसे लिखते हुए जाएंगे। अच्छा, अगर अगर लेट्स सपोज कि अपने बोले कि ये बॉडी पे 1e चार्ज था, लेट्स सपोज 6e चार्ज था, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि उसमें 6e कूलम चार्ज था, तो उसमें +6 कूलम चार्ज था, +6e कूलम चार्ज था।
अगर आपको पीछे साइन नहीं दिया है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये मानना है, ठीक है। और अगर किसी नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करना है तो पीछे एक नेगेटिव लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव चार्ज को, प्लस रिप्रेजेंट करता है किसको, पॉजिटिवली चार्ज को, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग जो लॉजिक बोल रहे थे कि भैया ये क्वांटाइज्ड है चार्ज, मतलब क्या, कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर। इसका मतलब क्या, ये तो मल्टीपल ही है ना, अगर आप n 0 1 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा। अच्छा n को अगर तुम आधा सब्स्टिट्यूट करता है, चलिए इसे मिटाते हैं, n कैनॉट बी फ्रैक्शनल, ठीक है। अच्छा n को अगर आधा सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाफ, तो इसका मतलब क्या होता है, चार्ज कितना आता है, हाफ प्लस माइनस हाफ ई कूलम्ब, ठीक है। प्लस माइनस हाफ ई कूलम्ब आता, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग के पास कितना, आधा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कूलम्ब है, मतलब आधा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि, अगर मान लीजिए इसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है, और जब भी अपने नेगेटिव चार्ज बोले तो इसका मतलब क्या समझना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। जब अपने नेगेटिव बोलते हैं तो अपने कोरिलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। जब नेगेटिव हाफ ये मतलब एक इलेक्ट्रॉन से कोरिलेट कर सकते हैं नेगेटिव साइन को, और एक पॉजिटिव साइन को अपने कोरिलेट कर सकते हैं प्रोटॉन से, क्योंकि नेचर में यही दो एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें अपने नेगेटिव पॉजिटिव दे चुके हैं। फिर भी अपने बोलते हैं कि चलो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, लेकिन एट द एंड अपने क्या कोरिलेट कर रहे हैं किससे, पॉजिटिव प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये कूलम्ब चार्ज था, ठीक है। जैसे ही उसने लिखे Q इक्वल टू माइनस हाफ ई, मतलब क्या, तुम्हारे पास क्या है, आधा इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि 1 ई क्या मतलब करे, बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 ई का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, एंड आधा ई का मतलब क्या हो गया, -1। आधा ही का मतलब कितना हो गया, हाफ इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब मेरे को ये बताइए कि क्या एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ा जा सकता है, ऑब्वियसली नो, इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता, फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल में से एक है ना, इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी ब्रोकन, ये तो पता ही है, मतलब तोड़ा नहीं, अनडिविजिबल पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जितने भी है ये अनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, और इसीलिए ना अपने बोलते हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ इंटीजर्स में एग्जिस्ट करता है चार्ज, क्यों, क्योंकि उसे तोड़ा नहीं जा सकता, तो या तो वो प्लस होगा या तो नेगेटिव होगा, या तो वो इंटीजर होगा और वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। तो आपको ये जरूरी है ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था अभी तक का, और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल भी, ठीक है। ई क्या है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन वी क्या है, ये जनरल फॉर्म ऑफ चार्ज है, लिख देता हूं, एक जनरल फॉर्म ऑफ चार्ज है जिसमें Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई में Q क्या रिप्रेजेंट करता है, चार्ज को, प्लस माइनस रिप्रेजेंट करता है टाइप ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज का पोलैरिटी वो डिफाइन करता है, एंड क्वांटिटी को, एंड ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को, एंड वो सी तो कूलम्ब है ही है जो कि चार्ज का एक यूनिट होता है। होप कि आपको इतना समझ में आया होगा फिलहाल। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी अपने करेंगे जो कि आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस तो अपने पढ़ लिए कि क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है।
जो कि चार्जेस के बारे में अपने को सब कुछ डिफाइन कर देते हैं। अच्छा, अगर अपने बोले कि अपने एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किए तो क्या वो जीरो हो जाएगा? द आंसर इज नो। कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, मैंने पहले ही बताया कि सब्ट्रैक्ट करना इज नॉट अलाउड, ठीक है, ये रूल था। उसी तरीके से अगर अपने बोले कि एक पॉजिटिव चार्ज था +1 माइनस ऑफ -1 ये है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये भी गलत है। आपको ये ऑपरेटर देखना है फाइनली, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये वाला ऑपरेटर पे ध्यान देना है, ना कि ये नेगेटिव तो इसका चार्ज को डिफाइन कर रहे हैं ना, कि ये 1 कूलम चार्ज था, ये -1 कूलम चार्ज है, इन दोनों को माइनस नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर +1 कूलम को अगर प्लस करते -1 कूलम से तो ये जीरो आता है, ये हम सही बोले। जीरो का मतलब क्या है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे तो ऑपरेटर प्लस का है तो मतलब अलाउड है, ये रूल है कि दो चार्जेस को ऐड किया जा सकता है, ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। अच्छा, +1 और -1 जीरो हो गया, इसका मतलब अच्छा ये जीरो का मतलब क्या हो गया? जीरो का मतलब हो गया कि जो नेट फाइनल नेट चार्ज था, फाइनल नेट चार्ज, इन दोनों का रिजल्ट था वो जीरो हो गया। फाइनल नेट चार्ज का मतलब, इसका मतलब अब बॉडी क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। जैसे ही अपने बोले कि बॉडी पे +1 चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन का कमी है। और जैसे ही -1 बोले तो इसका मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। -1 का मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पे ज्यादा है, एंड +1 इलेक्ट्रॉन हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन उस बॉडी में कम है। इतना बात समझ में आपको? यही इस लेक्चर मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जब अपने बोले कि +1 चार्ज है तो इसका मतलब बॉडी पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है, कम है, और -1 चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन कम मतलब ज्यादा है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक बॉडी में एक पॉजिटिव और इक्वली ऑपोजिट चार्ज है तो उस नेट चार्ज कितना हो रखा है? जीरो है उस बॉडी पे, मतलब फाइनल नेट चार्ज जीरो है, इसका मतलब बॉडी न्यूट्रल है। बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है। और इसका फोकस, ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान चीजें थी, सबसे बेसिक जो पार्ट है उसी की ये चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद जो लेक्चर होगा एक छोटा सा, वो होगा हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, 2 क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम में आएंगे। एंड उसके बाद अपने कूलम्स लॉ पे चल जाएंगे, ठीक है, कूलम्स लॉ इसके बाद अपने का आएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन जो मुद्दा है वो कूलम्स लॉ के ऊपर ही है, कूलम्स लॉ ही पूरा आधारित है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम लॉ पे आधारित है, ठीक है। कूलम लॉ नहीं होता तो अपने को पता ही नहीं चलता कि दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स है, कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपने सबसे पहले तो 2 क्वेश्चंस करेंगे, एंड उसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें अपने कूलम्स लॉ के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।